सब्सक्राइब कीजिए प्रांजल क्लासेस को और बेल बटन को दबाइए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, प्रांजल ऑनलाइन क्लासेज में मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने लास्ट क्लास के अंदर बहुलक वाला चैप्टर शुरू किया था, तो आज हम इस चैप्टर की मुख्य शुरुआत करते हैं। आपको वापस मैं थोड़ा सा रिपीट करके बता देता हूं कि ये जो बहुलक है जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर, क्या बोलते हैं, पॉलीमर, है ना। तो पॉलीमर दो भागों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला शब्द आता है पॉली, जिसे क्या कहते हैं, बहु, ठीक है। और मर्स, मर्स का मतलब होता है एकलक, एकलक भी कह सकते हो आप, या जिसे क्या कह सकते हैं, इकाइयां, क्या कह सकते हैं, इकाई, इकाई के रूप में भी अपन इसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो पॉली, पॉली मतलब बहु, बहु का मतलब होता है अधिकतम से अधिकतम इकाइयां, और एकलक मतलब वह बहुलक की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका बार बार पुनरावर्तन होने से या जिनके बार बार जुड़ने से एक बहुलक का क्या होता है, निर्माण होता है। तो हम इसकी परिभाषा क्या कहेंगे कि बहुलक की, या ये कह सकते हो कि वह छोटी से छोटी इकाई, छोटी से छोटी इकाई जिसका या जिसका बार बार पुनरावर्तन होने से, बार बार पुनरावर्तन होने से या जुड़ने से एक बहुलक का निर्माण होता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, एकलक इकाई के नाम से जानते हैं। और बहुलक की परिभाषा आपको बताई थी लास्ट लेक्चर के अंदर कि निम्न समान या असमान निम्न अणुभार वाले अणु जब परस्पर जुड़कर वृहद अणुओं का या वृहद अणुभार वाले अणुओं का निर्माण करते हैं या इकाई का निर्माण करते हैं, तो उसे हम बहुलक के नाम से जानते हैं। मैंने पहले लेक्चर के अंदर आपको बता दिया था, ठीक है। अब देखिए आप, बहुलक जो होते हैं इनका नामकरण किया जाता है, और बहुलक का नामकरण जो किया जाता है, तो बहुलक के नामकरण के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें मुख्य रूप से जो नाम लिखा जाता है वह ऐसे बहुलकों का लिखा जाएगा जिसमें एकलक इकाई जो है ना वो एक ही हो, एक ही एकलक इकाई हो, जिसके बार बार पुनरावर्तन से क्या होते हैं, बहुलक बनते हैं, जिन्हें हम सम बहुलक के नाम से जानते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, अभी ध्यान रखिएगा। और नामकरण का मतलब ये है कि एकलक इकाई जो होती है, एकलक इकाई के नाम से पहले पॉली शब्द जोड़ा जाता है। कौन सा, पॉली, पॉलीमर, तो पॉली शब्द जोड़ा जाता है। याद रखिएगा, नाम से पहले जोड़ना है, बाद में नहीं जोड़ना है। शब्द जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं, तो आपको कुछ एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। जैसे यहां अपन लिखते हैं एकलक, क्या लिखते हैं, एकलक इकाइयां, ठीक है। और इधर अपन लिखते हैं इसका बहुलक, मतलब इन एकलक से कैसे बहुलक का निर्माण होता है, ठीक है। तो पहली एकलक इकाई जो आप जानते हैं सबसे अच्छी तरीके से, एथीन, जैसे इकाई है एथीन, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, इस एथीन में नाम से पहले पॉली शब्द लगाओ, तो अपन ने क्या जोड़ा इसमें, पॉली, ये पॉली शब्द जोड़ा, तो पॉली प्लस एथीन क्या हो जाएगा, पॉलीथीन, या पॉली एथीन के नाम से जाना जाएगा। पॉली शब्द जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा पॉलीएथीन, या हम इसे क्या कहते हैं अपनी भाषा में पॉलीथीन के नाम से जानते हैं। दूसरा, जैसे वाइनिल क्लोराइड, याद है वाइनिल क्लोराइड, तो वाइनिल क्लोराइड के आगे पॉली शब्द जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। आपको पता है ना इसका उपयोग वगैरह, ये पीवीसी के नाम से जानी जाती है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तीसरा, जैसे अपन लेते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन,
तो इसको है ना यूं लिखा जाता है पॉलीब्यूटाडाइन, पॉलीब्यूटाडाइन। ठीक है, जैसे स्टाइरिन, नाम आता है स्टाइरिन। तो स्टाइरिन जो होता है, स्टाइरिन या स्टाइरिन, तो इसके नाम के आगे पॉली शब्द जोड़ोगे तो क्या नाम आ जाएगा? पॉलीस्टाइरिन। ये रबड़ के अंतर्गत आते हैं। ये रबड़ है, ये रबड़ है, ये तो पीवीसी है प्लास्टिक, ये पॉलीथीन है। ठीक है, और एक जैसे आया एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल। तो एक्रिलोनाइट्राइल के आगे पॉली शब्द जोड़ोगे तो आ जाएगा पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। अब इसका नाम अगर शॉर्ट में लिखना चाहो तो PAN, पेन, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, ये याद रखिएगा, वो नहीं है पॉली अपने क्या था एसिटिल नाइट्राइल, एसिटोनाइट्राइल, वो अलग है, ये पॉली एक्रिलोनाइट्राइल के नाम से। तो क्या होता है कि इसमें क्या है, एकलक इकाइयां एक ही है, ये सारे सम बहुलक के अंतर्गत आते हैं। बहुलक का जो अभी अपन वर्गीकरण लेंगे तो ये सब क्या है, सम बहुलक है। सम बहुलक का मतलब जिसमें एक ही प्रकार की एकलक इकाई इसमें पाई जाती है, तो ये सम बहुलक के उदाहरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो एकलक इकाई का मतलब आपको पता चला। उसके बाद हम लेते हैं बहुलक का नामकरण। तो एकलक इकाई के नाम से पहले क्या जोड़ा जाएगा? पॉली शब्द जोड़ा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अब अपन लेते हैं बहुलक का वर्गीकरण। वर्गीकरण बहुत ही विस्तृत तरीके से दिया गया है। ठीक है ना, और आपको बता देता हूं मैं, इस पार्ट के नोट्स भी आगे 5-6 दिन के अंदर जो अपने जो लेक्चर चलेंगे तो उसके अंदर मैं आपको इसमें अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वीडियो के साथ में नोट्स को अपलोड कर दिए जाएंगे। अब अपन लेते हैं बहुलक का वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण के अंदर इसे अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है संख्या के आधार पे, प्राप्ति, स्रोत या प्राप्ति के आधार पर पहला वर्गीकरण। ठीक है, प्राप्ति या स्रोत पहला। अब इसके अंदर ये है कि बहुलक कैसे प्राप्त किया गया है, किस प्रकार से इसे प्राप्त करते हैं, तो उसके आधार पर दिया गया है। तो इसमें पहला भाग आता है, देखो, प्राप्ति के आधार पर। ठीक है, अब इसमें ये पहला आएगा जैसे प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक बहुलक। ठीक है, दूसरा आएगा बी, कृत्रिम या संश्लेषित बहुलक, कृत्रिम या संश्लेषित बहुलक। ठीक है, और तीसरा आएगा अर्ध संश्लेषित बहुलक, अर्ध संश्लेषित बहुलक। ठीक है, देखिए, प्राकृतिक यानी ऐसे बहुलक जो प्रकृति के द्वारा या प्रकृति से डायरेक्ट हमें प्राप्त होते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक बहुलक के अंतर्गत लेते हैं। जैसे अपने जैसे जनरली बात की जाती है कि बहुलकों के अंदर जैसे रबड़ आता है सबसे महत्वपूर्ण भाग, तो रबड़ है इसका सबसे बेस्ट उदाहरण, क्योंकि प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होता है। रबड़ के अलावा अपने शरीर के अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आपको याद है ना, जैसे एमिनो अम्ल आ गए। ठीक है, या ये कह सकते हो आप जैसे प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण आता है, प्रोटीन भी एक बहुलक है एमिनो अम्ल का, रबड़ आ गया। ठीक है, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन वगैरह ये सब है, ये भी एक तरह से क्या है, इकाइयों से मिलकर बने हुए रहते हैं, तो बृहद अणु वाले होते हैं, इन्हें हम प्राकृतिक बहुलक के अंतर्गत लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप कपास भी लिख सकते हो, कपास है, सेलुलोज है, ये सब क्या है, प्रकृति के द्वारा ही हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, दूसरा है कृत्रिम या संश्लेषित, यानी ऐसे बहुलक जो मानव के द्वारा निर्मित हो, यानी जो औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जिसे प्राप्त किया जाता है
वह सभी कृत्रिम या संश्लेषित बहुलक के अंतर्गत आते हैं। और इन बहुलकों के अंदर आपको पता होगा कि जितने भी प्रकार के, जैसे अभी अपन ने नाम लिए थे एकलक इकाइयों के अंदर, तो इसमें जैसे प्लास्टिक है तो पॉलीथीन आया, ठीक है, बेकेलाइट आया, बेकेलाइट के अलावा जैसे मेलामाइन, मेलामाइन बेकेलाइट, ये फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से, इसके अलावा पॉलीथीन आई, पॉलीथीन है, ठीक है, डेक्रोन है, या हम कहते हैं नायलॉन के जितने भी आते हैं, नायलॉन 66, नायलॉन 6 जो भी है वो भी इसके अंतर्गत आएंगे। तो कृत्रिम या संश्लेषित का मतलब ये हुआ कि जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। तीसरा आता है अर्ध संश्लेषित बहुलक, यानी जो प्राकृतिक बहुलक होते हैं, प्राकृतिक बहुलक में क्या होता है, गुणवत्ता बहुत ही कम पाई जाती है, तो उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ रसायन मिलाकर और फिर नए प्रकार के बहुलक बनाए जाते हैं। यानी जैसे अपन रबड़ है तो रबड़ की बात करते हैं, तो रबड़ का आपने सुना होगा, जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, वल्कनीकृत रबड़, वल्कनीकृत रबड़, एक आता है अपने गन कॉटन। ये दो उदाहरण तो आपको याद रखने, और बाकी उदाहरण नोट्स के अंदर और भी दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो वल्कनीकृत रबड़ का मतलब क्या हुआ कि जो प्राकृतिक रबड़ है जिसकी गुणवत्ता बहुत ही कम होती है, उसमें हम सल्फर मिलाकर और उसकी गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं, तो उसे वल्कनीकृत रबड़ के नाम से जाना जाता है। तो पहले प्रकार का वर्गीकरण के अंतर्गत दिया गया है, स्रोत या प्राप्ति के आधार पर कितने हुए, 3, प्राकृतिक, कृत्रिम और अर्ध संश्लेषित बहुलक, ठीक है। दूसरा आता है इसके अंदर, वह है एकलक इकाई के आधार पर, एकलक इकाई के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। एकलक इकाई के आधार पर पहला आता है समबहुलक और दूसरा आता है सहबहुलक, सहबहुलक, ठीक है। सम का मतलब है एक ही प्रकार की एकलक इकाई, एक ही प्रकार की एकलक इकाई से निर्मित, एक ही प्रकार की एकलक इकाई से निर्मित बहुलक जो होते हैं उन्हें हम समबहुलक कहेंगे। तो सह क्या हो जाएगा, दो भिन्न भिन्न इकाइयां, दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न इकाइयों से, भिन्न भिन्न एकलक इकाइयों से निर्मित बहुलक, एकलक इकाइयों से निर्मित बहुलक, ठीक है। अब आपको इनके उदाहरण याद रखने हैं। तो देखो जनरली क्या होता है कि इनके एग्जाम्पल है ना, जितने भी अपन बहुलक पढ़ेंगे तो सबके अंदर अलग अलग प्रकार से आते रहेंगे। एक सेकंड, ठीक है, देखिए, तो समबहुलक का मतलब ये हुआ कि एक ही प्रकार की एकलक इकाई से निर्मित। तो एक ही प्रकार की एकलक इकाई से निर्मित में हम जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका, आपको याद है ना, अभी बताया था, पॉलीथीन जो एथीन से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है, या पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड आ गया, या पॉलीस्टायरीन, पॉलीस्टायरीन, ये, ठीक है। अब ये सारे आ गए ना इसके अंदर। तो पॉलीआइसोप्रीन, ये जो प्राकृतिक बहुलक की जो एकलक इकाई है वो आइसोप्रीन होती है और उसी से मिलकर बना हुआ होता है, पॉलीआइसोप्रीन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये ना बोर्ड परीक्षा के अंदर इन दोनों में अंतर पूछते हैं। तो एक ही प्रकार की इकाई से मिलकर निर्मित है। अब दो अलग अलग इकाइयों से निर्मित, दो अलग अलग का मतलब अलग अलग प्रकार से, जैसे एग्जांपल में आपने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर नायलॉन 66, नायलॉन 66 आ गया, ठीक है। और जैसे अपन ने पढ़ा था डेक्रोन, या जिसे अपन कहते हैं टेरिलिन, क्या कहते हैं, टेरिलिन। इसके अलावा भी अपन पढ़ सकते हैं ब्यूना एन, ब्यूना एस, ये सारे जो आते हैं
ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनमें एकलक इकाइयां क्या होती है, अलग अलग एकलक इकाइयों से निर्मित होते हैं। तो दूसरे प्रकार का वर्गीकरण हमने लिया जिसमें हम बताते हैं एकलक इकाई के आधार पर। तो कितने प्रकार हुए, दो। सम मतलब एक ही प्रकार की एकलक इकाई, और सह का मतलब होता है दो या दो से अधिक प्रकार की एकलक इकाई से। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम लेते हैं तीसरा वर्गीकरण। तो तीसरे में अपने आएगा वो है बहुलक की क्रिया के आधार पर। तीसरा आता है वर्गीकरण बहुलक की क्रिया के आधार पर या बहुलकीकरण के आधार पर हम कह सकते हैं। तो बहुलक की क्रिया किस प्रकार की होती है उसके आधार पर आता है, जिसमें पहला आता है योगात्मक बहुलक। क्या कहते हैं, योगात्मक या योगज बहुलक। अब इसमें एक तो ये आया और दूसरा आएगा संगनन बहुलक। कौन सा, संगनन बहुलक। ठीक है, दो प्रकार है इसके अंदर। तो योगात्मक या योगज बहुलक का मतलब ये होता है कि इसमें जो एकलक इकाइयां होती है ना वह द्विबंध या त्रिबंध युक्त होती है। कौन सी, इसमें जो अपन कहते हैं तो एकलक इकाइयां द्विबंध या त्रिबंध युक्त होती है, त्रिबंध युक्त होती है। और जब ये आपस में जुड़ती है तो मुख्य उत्पाद के अलावा और कोई सह उत्पाद नहीं प्राप्त होता है, उत्पाद नहीं प्राप्त होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, कोई सह उत्पाद इसके अंदर प्राप्त नहीं होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल के अंदर हम लेते हैं ना, तो जैसे पहला एग्जाम्पल आता है ब्यूना एस और दूसरा है मुख्य रूप से ब्यूना एन। ये क्या है, रबड़ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको एक जनरली इसकी एक अभिक्रिया बता देता हूं। तो ब्यूना एस है, तो जैसे अपन लेते हैं ना ब्यूना एस, तो ब्यूना एस के अंदर क्या होता है कि इसकी एकलक इकाइयां ध्यान रखनी है। एक तो है 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है, और प्लस स्टायरिन, स्टायरिन या स्टायरिन जो भी अपन लिखते हैं, स्टायरिन इन दोनों से मिलकर जुड़ती है ना। अब 1,3-ब्यूटाडाइन का सूत्र लिखते हैं तो देखो 1 2 3 4, 1 और 3, ये 1 और ये 2। अब आप इसको संतुलित करोगे तो इधर आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन, इधर कितने आएंगे 1, इधर ये 1, इधर कितने आ जाएंगे 2। 1,3-ब्यूटाडाइन, तो ये 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस स्टायरिन का सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और इधर बेंजीन की वलय होती है, ये है स्टायरिन। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इनको जोड़ रहे हैं। तो इधर क्या है N अणु लो, इधर भी N अणु लीजिए। अब आप इसके अंदर लिखते हैं योगज बहुलक, बहुलकीकरण या योगात्मक बहुलकीकरण। अब क्या होगा कि जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो यहां से एक इधर से संयोजकता कम करनी है, एक इधर से संयोजकता कम करनी है, तभी तो ये जुड़ेंगे। बहुलक का मतलब क्या होता है, n इकाइयां आपस में जुड़ती है। तो देखो CH2 CH CH CH2, इधर से बंध तोड़ा तब इसकी संयोजकता कम हुई, क्योंकि हमें इसको जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के लिए इधर से भी ये बंध टूटता है, तो ये CH2 CH और ये बेंजीन की वलय सीधी जुड़ गई इसके साथ। देखो सीधा सा है, ये मैं आपको वापस भी बताऊंगा। ये क्या है, इधर डबल बॉन्ड है, कार्बन की संयोजकता 4 है, इधर भी कार्बन की संयोजकता 4 है, 2 हाइड्रोजन 2 बंध,
एक बंध तोड़ा, इधर एक संयोजकता कम हुई, इधर से एक बंध तोड़ा, संयोजकता कम हुई, तो दोनों को जोड़ दिया आपस में। अब यहाँ देखते हैं तो इधर से एक संयोजकता कम है और इधर से भी एक संयोजकता कम है, तो इस बहुलक को क्या लिखते हैं, ऑल n के रूप में लिखते हैं। अब देखो आप इसमें 2 3 4 बंध, इधर 1 2 और 3 बंध, इधर भी एक हाइड्रोजन 2, यानी इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो योगात्मक का मतलब क्या होता है कि द्विबंध या त्रिबंध युक्त एकलक इकाइयां आपस में जुड़ती है। अब सह उत्पाद कुछ नहीं बनेगा, डायरेक्ट ये क्या होता है, इसके रूप में हमें प्राप्त होंगे। तो ये जो सूत्र है ये है ब्यूना एस रबड़ का, ये ब्यूना एस कहलाता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और अब इसका दूसरा उदाहरण लेते हैं जो है संघनन बहुलक, इसी के अंतर्गत आता है। ये पहला था, क्रिया बता दी आपको, है ना। अब दूसरा आता है इसी के अंदर बी, वो है संघनन बहुलक, संघनन क्रिया। तो संघनन बहुलक के अंदर भी यही कहते हैं कि अलग अलग समान या अलग अलग क्रियात्मक समूह वाली इकाइयां परस्पर जुड़कर और संघनन बहुलक बनाती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, सह उत्पाद के रूप में छोटे अणु, सह उत्पाद के रूप में, साथ में आपको ध्यान रखना है, सह उत्पाद के रूप में छोटे अणु जैसे H2O या अमोनिया NH3 या फिर अल्कोहल बनते हैं। ये ध्यान रखना है, जनरली ये भी इसके अंदर सह उत्पाद के रूप में बनते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण आपको याद रखना है। तो उदाहरण के अंदर हम एग्जांपल में लेते हैं जैसे नायलॉन 66, ठीक है, एक, दूसरा टेरिलिन या क्या कहते हैं डेक्रोन के रूप में भी आता है। और भी कई इसके उदाहरण है, जैसे बेकेलाइट आ गया, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक आ गया, है ना। तो ये भी इसके अंतर्गत उदाहरण के अंदर आते हैं। अब इसका है ना, मैं आपको एक ये दोनों आपने 10वीं क्लास के अंदर बहुलक के जो उदाहरण थे उसके अंदर पढ़ा था। तो जैसे मैं इसका एक जनरली उदाहरण बता देता हूँ, ठीक है ना। ये देखो आप, जैसे इसका उदाहरण, मैं एक उदाहरण बता देता हूँ, हालांकि सारे उदाहरण वापस रिपीट होंगे अभिक्रियाओं के हिसाब से। तो जैसे इसका उदाहरण देगा नायलॉन 66। तो नायलॉन 66 की दो इकाइयां हैं, एक है एडिपिक अम्ल और दूसरी आती है हेक्सामेथिलीन डाईएमीन, है ना। अब ये दो इकाइयां परस्पर आपस में जुड़ी हुई रहती है। तो इसको 66 क्यों कहते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर कार्बन की संख्या क्या होती है, दोनों इकाइयों में 6-6 कार्बन होते हैं। तो अब आप पहले एडिपिक अम्ल का सूत्र लिखेंगे, तो ये आता है इसका एडिपिक अम्ल का सूत्र, ये CH2 का होल 4 C डबल बॉन्ड OH। देखो कितने हुए, एक COH, दो COH, 4, 2 और 4 6 हो, प्लस हेक्सामेथिलीन डाईएमीन है तो NH, और इधर हेक्सा का मतलब कितने हुए, 6 हुए, और इधर आ जाएगा NH। ठीक है, अब इसके N अणु ले रहे हो, इसके भी N अणु ले रहे हो, तो अपन ने इसकी परिभाषा क्या लिखी, समान या अलग अलग क्रियात्मक समूह वाली इकाइयां। अब इसमें दोनों अलग अलग क्रियात्मक समूह है, एक COH है और एक क्या है, एमीन है। तो इनकी इकाइयां परस्पर जुड़कर संघनन बहुलक बनाती है और सह उत्पाद के रूप में जल
अमोनिया या अल्कोहल जुड़ते हैं। अब देखो ये आपको इसमें क्रिया बतानी है, तो यहां से देखिए इन दोनों को जोड़ना है, तो यहां से हटाओ ये H2, ठीक है। अब इधर से भी आगे इकाई जुड़ी हुई रहेगी, उधर से भी एक इकाई जुड़ी हुई रहेगी, तो यहां से हटा दो OH और यहां से हटा दो H, ठीक है। ये अपन लिखते हैं इसमें संघनन। अब हटा गया H2O, कितने हटे, N अणु H2O के हटे, ठीक है। अब आप इसको पूरे को जोड़ोगे तो यहां से पहले यूं बताएंगे, ये OH हट गया, इधर C डबल बॉन्ड O, फिर CH2 का होल 4, फिर वापस C डबल बॉन्ड O, फिर ये हट गए, फिर आ गया NH, फिर आ गया वापस CH2 का होल 6, और इधर आ गया N, ये H, इधर से हाइड्रोजन हटा दिया तो ये होल N। ये सूत्र है नायलॉन 66 का सूत्र है, जिसमें हमने कहा दो अलग अलग इकाइयां आपस में जुड़ के और बहुलक का क्या कर रही है, निर्माण कर रही है। तो देखो आप अभी अपन ने बहुलक के 3 मुख्य रूप से वर्गीकरण पढ़े, अभी 3 और बाकी है, ठीक है ना। तो इन 3 के अंदर ये याद रखिएगा। अब देखो जरूरी नहीं है CH2 का होल 4, CH2 को 4 बार लिख दो और इधर CH2 को 6 बार लिखोगे तो श्रृंखला हमें बहुत ही लंबी दिखाई देती है, लेकिन ये शॉर्ट में है तो ये भी सही रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। तो आज हमने क्या लिया, सबसे पहले बहुलक परिभाषा, एकलक की परिभाषा, बहुलक का नामकरण के बाद हमने इसका वर्गीकरण लिया। पहला स्रोत के अनुसार, जिसमें प्राकृतिक, कृत्रिम और अर्ध संश्लेषित। दूसरा हमने लिया एकलक इकाई, तो एकलक इकाई में सम बहुलक और सबहुलक, याद रखिएगा बोर्ड में पूछा जाता है सम और सबहुलक में अंतर, ठीक है। और तीसरा हमने लिया क्रिया के आधार पर, जिसमें सबसे पहला हमने इसमें 3 लिए थे ना भाई, इस क्रिया के आधार पर पहला लिया था हमने कौन सा, योगात्मक या योगज, और दूसरा कौन सा आया, संगणक बहुलक। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और मेरे चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करते रहिएगा, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।